भारत की राजनीति में कुछ बातें हो रही हैं, उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक राहुल गांधी की आपने अगर स्पीच सुनी अभी जो पार्लियामेंट में हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि अब मैं एक नहीं दो आदमी हूं। एक मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, राहुल, ये बोला उन्होंने। एक मैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेता, एक इंडिविजुअल, और दूसरा मैं राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। इंडिविजुअल होने के नाते मेरी कुछ ख्वाहिशें हो सकती हैं, उन्होंने शब्द की इस्तेमाल किया फैंटेसीज, मेरी कुछ फैंटेसीज हो सकती हैं, मैं कुछ चाहूंगा अपने लिए, लेकिन विपक्ष का नेता होने के नाते मैं सारे विपक्ष की आवाज उठाऊंगा, मैं हर किसी के पास जाऊंगा, मैं हर किसी का दुख जा करके साझा करूंगा। अभी तक हम जिस राहुल गांधी को जानते थे, और अगर कोई कांग्रेस का नेता सुन रहा होगा वो कहेगा ये क्या बात हुई, आपने ऐसा कैसे जनरलाइजेशन कर दिया, लेकिन ये फैक्ट है कि राहुल गांधी एक पीरियड्स में पॉलिटिक्स करते थे। कुछ दिन पॉलिटिक्स करी, फिर इंटरवल पॉलिटिक्स करते थे, ये फैक्ट है ये। और उसमें भी ज्यादातर फिर वो कहां जाते थे दुनिया को पता ही नहीं होता था। लोग बताते थे कि विदेश गए, विदेश में भी कहां गए ये नहीं पता होता था, कभी भारत में कहीं और गए हो तो मैंने तो चर्चा ऐसी सुनी नहीं। तो राहुल गांधी को इसलिए जाना जाता था, इसलिए उनके ऊपर टैग लगा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है। देखो नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इन लोगों को देखो जरा, 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं, 5 घंटा सोते हैं, उसमें 19 घंटा ये लोग उसके बाद राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए राहुल गांधी बड़ा नेता भी बन नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी आप उस ट्रेंड को बदल रहे हैं क्या? अभी तक हमको जो देखने को मिला है इस चुनाव के नतीजों के बाद, तो एक तो ये बदले बदले से राहुल गांधी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए उन्होंने क्या किया, इलेक्शन का नतीजा हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन हुआ, वो उसके बाद जाते हैं सबसे पहले हाथरस में जो 121 लोगों की बड़ी दर्दनाक मौत हुई भगदड़ में, हाथरस में जाते हैं, उसमें अलीगढ़ हाथरस का वो दौरा करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, योगी जी को चिट्ठी लिखते हैं कि आपने जो मुआवजे का ऐलान किया वो बहुत कम है, दिल खोल के मुआवजा दीजिए, ज़रा बड़ा दिल दे करके दिखा करके मुआवजा दीजिए। इसके बाद फिर वो जाते हैं मणिपुर में ये उनका दूसरा दौरा हो गया, और वो ये कह के गए कि प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए, लेकिन मैं 2 बार मणिपुर जाऊंगा, वहां जाकर लोगों से बात करूंगा। उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि मैंने वहां जाकर एक पक्ष से नहीं, दोनों पक्षों से बात की, कुकी और मैती दोनों से मैंने बात की। आसाम गए, वहां बाढ़ आई हुई है, आसाम में जाकर के भी वो उन्होंने जाकर लोगों से बातें की हैं, रिलीफ कैंप लगे होंगे तो वहां भी वो गए हैं, आज ही की तस्वीरें हैं वो राहुल गांधी को अब इस वक्त आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी भारत में जिस किस्म की राजनीति और डेडिकेशन की जरूरत है उस बात को समझ गए हैं क्या, ये आज हमारा पहला मुद्दा होगा चर्चा का। समीर जी, बदले बदले राहुल गांधी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो चुनाव परिणाम आए उसमें क्या कहा जाता है कि मुर्दे में जान फूंकना, उसके पहले कांग्रेस की स्थिति जो हो गई थी एकदम मरणासन्न हो चुकी थी, और पार्टी को ये लग रहा था कि तीसरा चुनाव भी हम बुरी तरह हारने जा रहे हैं। किसी तरह से विपक्ष का नेता अगर मिल जाए, किसी तरीके से हम 55-56 सीटें लेकर आ जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ था और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान था, ये 99 सीटें आना और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का रहना, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी बन जाना, इसने कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के अंदर एक जान फूंक दी। इसके पहले राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे, अब वो पूर्णकालीन पॉलिटिशियन दिख रहे हैं, पूर्णकालीन नेता पार्टी के दिख रहे हैं या हो गए? दिख रहा है, फिलहाल तो दिख रहा है। वो कितने समय तक रहेगा, उनके स्वभाव में इस तरह का है नहीं कि कोई चीज लंबे समय तक करते हैं। अभी तो वो लग रहा है, अभी तो बहुत लंबा समय हुआ ही नहीं, 4 जून के तो परिणाम आए, अभी विपक्ष के नेता बने, 10 साल बाद ये पद मिला है, तो अब उन्हें लग रहा है कि अब मैं बस एक कदम प्रधानमंत्री जिम्मेदारी का एहसास शायद उनको लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि भाई मैं विपक्ष का नेता बन गया हूं और अगर थोड़ा अच्छा काम कर लूंगा तो एक स्टेप बाद मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं 2029 चुनाव में। 5 साल का समय बहुत लंबा नहीं होता है, तो उन्हें मतलब एक एनर्जी आ गई है, पार्टी के अंदर भी आ गई है, उनके अंदर भी आ गई है, और उन्हें लग रहा है कि देश की जनता ने उन्हें जो समर्थन दिया है, अगर वो इसी तरीके से देश में दौरा करेंगे, देश की जनताओं से मिलेंगे, लोगों के से बातचीत करेंगे, तो हो सकता है आने वाले चुनाव जो महाराष्ट्र होने वाला है, जम्मू कश्मीर में है, हरियाणा में है और झारखंड में, वहां सरकार बना ले, और इसके अलावा 2029 के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी एक चीज तो उनके स्वभाव में बिल्कुल ही नहीं थी कि चुनाव वगैरह के अलावा जो है जाके सभाएं करना या अपने लोगों से मिलना, दूसरी बड़ी बात है कि राहुल गांधी कभी रात को 11 बजे के बाद पार्टी नेताओं को फोन नहीं करते। पहली बार हुआ कि रात को 1 बजे उन्होंने नाना पटोले को फोन किया और महाराष्ट्र का फीडबैक लिया कि महाराष्ट्र के लेके क्या तैयारी चल रही है, सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कब बैठक होने वाली है। 1 बजे नाना पटोले को रात को फोन किया। अपनी लाइफ में राहुल गांधी किसी को 11 बजे के बाद फोन नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये लग रहा है कि शायद वो समझ रहे हैं कि मतलब मेरी जिम्मेदारी क्या है, और शायद उनके सलाहकारों ने बता दिया होगा कि बस आप एक कदम दूर हो प्रधानमंत्री बनने से, आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आपकी मतलब जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन इसी में शायद वो अति उत्साह में भी शायद कुछ बोल जाते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे उन्होंने कहा मैं गुजरात में सरकार तोड़ दूंगा, फिर उन्होंने कहा ये राम मंदिर आडवाणी जी के मूवमेंट को हमने अयोध्या में हरा दिया। मैं कल अपने एक प्रोग्राम में कह रहा था, शाम के प्रोग्राम में कॉफी पर क्षेत्र में, क्या चल रहा है, राहुल गांधी टर्बो मोड में चल रहे हैं और गाड़ी में जो स्पोर्ट्स मोड होता है ना, स्पोर्ट्स मोड आपने ऑन किया जर्र, उसी में, लेकिन एक्सीडेंट भी होते हैं।
एक्सीडेंट होते हैं। और मैं समीर जी की बात से सहमत हूँ कि अभी इट्स टू अर्ली टू से अबाउट राहुल गांधी कि भाई बिल्कुल बदल गए हैं, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो एक बदलाव है। जैसे आप इंटरवल पॉलिटिक्स करें, बीजेपी में ज़्यादातर लोग उसको पॉलिटिकल टूरिज्म कहते थे, यस, और वो शब्द बहुत चला पॉलिटिकल टूरिज्म की, वो कभी आ गए अचानक, फिर कभी चले गए, फिर कुछ हुआ, वो बात ठीक थी। और अब चुनाव के बाद उनमें एक बदलाव दिख रहा है, एक कंसिस्टेंसी दिख रही है, और वो लगातार काम कर रहे हैं। ने कहा वी नीड मोर प्रूफ। नहीं, वी नीड मोर प्रूफ नहीं, वी नीड मोर टाइम। ओके, कि ठीक है अभी शुरू किया, और जैसे आपने कहा ना टर्बो मोड में आते तो एक बार गाड़ी जुप करके चलती है, फिर वो जब स्पीड पर आ जाती है तो वो क्रूज मोड भी एक होता है गाड़ियों में। नहीं, फिर थोड़ा सा ब्रेक मारने पड़ते हैं, थोड़ा स्पीड कम करनी पड़ती है, स्पीड कम करनी पड़ती है, फिर वो कितनी रफ्तार से चल रही है, तो वो क्रूज मोड कब आएगा गाड़ी का, वो है। लेकिन एक अच्छा बदलाव है, मतलब लीडर के तौर पे कि उन्हें देश को समझने के लिए, देश के लिए मौके पर जाने के लिए। अब तो ये बात भी हो सकती है वो मणिपुर जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, अच्छी बात है। फिर ये भी सवाल हो सकता है कि भाई वो वेस्ट बंगाल भी उनको जाना चाहिए, संदेश खली भी जाना चाहिए, फिर तमिलनाडु भी जाना चाहिए। तो वो तो पॉलिटिकल लीडर्स का अपनी भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है, लेकिन इट्स बेटर कि वो बेहतर कर रहे हैं। अब 2029 तो अभी दूर है, और 2024 से अभी हम शुरू ही हुई है, उनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म से अभी निकली है, तो आगे चलकर कितना आगे बढ़ती है, और उसमें सबको साथ लेकर इससे पहले मैं मतलब इस चुनाव से, और सिर्फ चुनाव ही नहीं, मतलब आज से साल 2 साल 3 साल, बल्कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा से शुरू कर देते हैं, उससे पहले तक क्या छवि थी राहुल गांधी की? क्या नहीं, ये नहीं थी जो आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है कि उस तरह की छवि नहीं थी ना उनकी, सीरियस नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी छवि थी, और उसमें बदलाव आया। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हो सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से उनमें जिम्मेदारी का एहसास बढ़ा हो। जैसे हम लोग घरों में कहा करते हैं ना कि भाई इसकी शादी कर दो, ये ज़्यादा जिम्मेदार हो जाएगा, तो वैसा एक वो है। लेकिन एक पॉजिटिव साइन है, कितना चलता है नहीं चलता है आपको पता जरूर है, पता जरूर है आपको? नहीं, मुझे नहीं जानकारी, मैं मान ही नहीं सकता, लेकिन वो कहीं भी जाते हो मुझे उसमें आपत्ति नहीं मैं है। एक लाइन जोड़ देता हूँ, राहुल गांधी जब तक वो सत्यनारायण, गंगाराम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह की छाया से दूर रहेंगे तब तक वो नेता ठीक रहेंगे। जिस दिन इनके राहुल गांधी पकड़े हुए जयराम रमेश, बिल्कुल वो ठीक है, छतरी पकड़ते रहे जयराम रमेश, लेकिन जब इन पित्रोदा नेताओं साहब तो वापस आ गए, दूर रहे उनसे, आजा भले ठीक है, राहुल गांधी ने तो सलाह नहीं लिया, अगर राहुल गांधी से फिर सलाह लेना नहीं, ये बात तो फैक्ट है, ये तो जानकारी में है कि नहीं वो दूर नहीं है, नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं है दूर, बिल्कुल नहीं है। ऑफिशियली भी वापस उन्हीं लोगों की, उनका जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट बेस है वो वही है, बिल्कुल। और वो अभी हम लोग क्योंकि पार्टियों की धाराओं की बात कर रहे थे, तो वो लेफ्टिस्ट सोच वाले ही नेता हैं सारे के सारे, और ठीक है, वो कोई बुराई नहीं है भाई। ये हिंदुस्तान इकलौता देश है दुनिया का जहां पर लेफ्ट की पार्टियां चुनाव जीत के सत्ता में आती हैं, राइट सर? बिल्कुल ठीक बात है दुनिया में, वरना बंदूक लेकर ही आती है लेफ्ट की पार्टी, हर जहां भी आई है ना बंदूक लेकर के आई है। चीन में तो टैंक लेकर के आती है, ये भारत में ही है कि वोट से आती है। थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं ना, रीफ्रेजिंग का टाइम है तो वही कर देते हैं। वो जहां सत्ता में ठीक से आ जाती हैं तो फिर चुनाव नहीं होते हैं, ये भी कह ले, फिर वो तानाशाह हो जाते हैं, और यही आरोप लगाते हैं वो दूसरों के ऊपर। फिर मैं लिबरल वाले में चला जाऊंगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। राहुल गांधी पे आ जाइए। राहुल गांधी जो कर रहे हैं निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा है, अपनी राजनीति के लिहाज से कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। वो सूरजपाल पर नहीं बोलते हैं, और बहुत जिसको कहें कि उदार होते हुए कहते हैं कि खजाना खोल दीजिए। तो भैया तमिलनाडु के लोगों के लिए एमके स्टालिन जी से खजाना खोलने के लिए क्यों नहीं कहा? सही बात है। अब चूंकि जनता आजकल सब देखती है, मणिपुर गए बहुत अच्छा है, लेकिन मणिपुर पिछले कुछ समय से पूरी तरह से शांत है, बीच बीच में छिटपुट भले छोड़ दें, एकदम शांत है। अब मैं तो ईश्वर से बस यही कामना करूंगा कि राहुल गांधी के जाने के बाद शांति और तेजी से बढ़े, कुछ अनर्थ ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार जब गए थे तो उसके बाद क्लैशेज बढ़ गई थी। कई बार होता है ना, वो कह रहे हैं कि हम दोनों पक्षों से मिले। और मैं एक और आग्रह करूंगा, चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सामान्य सांसद नहीं है, वहां से जब लौटे तो बाकायदा यहां आकर गृह मंत्री को एक अपना मेमोरेंडम दें, एक अपनी चिट्ठी दें, और उसमें बताएं कि देखिए आप तो नहीं समझ पाए, आपने जो समझा उसके हिसाब से ऐसे ऐसे शांति, हम दोनों से बार बार मिलके आ रहे हैं, 2 बार जाके मिलके, हालांकि गृह मंत्री वहां कैंप किए थे। ये चीजें हैं जिससे ये ठीक हो सकता है, ये चीज है, और उसको बिंदुवार बताएं। अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हवाई भाषण न करें, क्योंकि ये तो सबसे आसान है, कहीं भी कुछ शांति आ रही हो वहां आप चले जाइए, दौरा करके चले जाइए, फोटो खिंचा लीजिए, और उसके बाद कुछ हो जाए तो कहेंगे देखिए ये संभाला नहीं जा रहा है सरकार से। लेकिन वहां की जो मुश्किलें हैं, चाहे वो अफीम की खेती का मसला हो, चाहे वो इलीगल माइग्रेंट का मसला हो, चाहे वो जो सीमा पर तार लगाने की बात है, अमित शाह ने कहा कि अब पूरा ही उसको करेंगे, धीरे धीरे हो भी रहा है, बड़ी तेजी में हो रहा है, चाहे वो बायोमेट्रिक पहचान की मसला हो कि एक बार कोई आ गया तो वो पकड़ में आ जाएगा, उसकी वजह से लोग पकड़े जा रहे हैं,
ये सब उनको बताना चाहिए। लेकिन एक चीज प्रशंसनीय है और उसकी जमकर प्रशंसा की जानी चाहिए कि राहुल गांधी इंटरवल पॉलिटिशियन से जो उनकी छवि थी उससे निकलकर फुल टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर काम कर रहे हैं और देश की विपक्षी पार्टी के नेता का ऐसे ही काम करना आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है। मणिपुर की एक पॉजिटिव खबर बता रहा हूँ राहुल गांधी प्लीज के अलावा पॉजिटिव मैं खबर अभी की बहुत देख रहा था जरूरत कि है। एक अखबार में बहुत अच्छी खबर आई कि महिलाओं का एक ग्रुप जो है वो राजस्थान में ट्रेनिंग लेकर वहां पर जहां बिजली नहीं पहुंचती मणिपुर के गांवों में वहां वो सोलर पैनल लगा रही हैं और बिना किसी सरकार के, कोई भी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल सपोर्ट के करीब करीब 6000 घरों में उन्होंने सोलर पैनल लगा दिए हैं और वो उसकी मेंटेनेंस भी खुद महिलाएं देख रही हैं और वो कुकी ग्रुप में भी हैं, मेतई ग्रुप में भी, और उस ग्रुप में भी दोनों लोग हैं। तो उस तरह का जब पॉजिटिव काम सोसाइटी में हो रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी जैसे राहुल जी भी जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी उनसे मिलना चाहिए कि भाई क्या सपोर्ट लेकिन जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने मतलब कहा, वो छोटी भी घटना है, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैंने मणिपुर को अभी नहीं पढ़ा है ज्यादा कि इस वक्त वहाँ क्या हालात हैं, लेकिन अगर वहाँ शांति है तो फिर राहुल जी के जाने का क्या औचित्य है? मैं ये नहीं कह रहा कि वहीं जाना चाहिए जहां पर तबाही हो रही हो, गोली चल रही हो, सिविल वॉर हो रही हो, ठीक है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। यदि शांति भी है तो सिर्फ शांति मैसेजिंग वाले के लिए नहीं, सिर्फ मोदी जी को बताने, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट में कहा था मणिपुर का मुद्दा, क्या इसीलिए ही गए? नहीं, आप ये भी सवाल करते मणिपुर नहीं जाते कि आप पार्लियामेंट में तो कह रहे थे, आप खुद क्यों नहीं गए? तो ये भी उस सवाल का जवाब हो सकता है। लेकिन मणिपुर में एक बड़ी बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयं संघ के 400 प्रचारक फुल टाइम वहां पर दोनों समुदाय, मेतई और कुकी समुदाय के बीच आपसी सामंजस्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 400 प्रचारक मणिपुर के अंदर शाखा लगती थी सर, शाखा लगती थी। हाँ, मणिपुर में नॉर्थ शाखा ईस्ट में पूरे में ही संघ का काम बहुत ज्यादा है। इस समय पूरे समय वहां पर बिल्कुल 24 घंटे से 20 घंटे वहां काम कर रहे हो। बहुत बढ़िया माहौल लगातार काम किया जमीनी स्तर जोड़ने पर, के लिए दोनों समुदाय को जोड़ने के लिए, और उसका असर है कि वहां पर अब जो मेतई और कुकी समुदाय के अंदर जो मारपीट और आपस में एक दूसरे की हत्या हो रही थी, ये स्थिति आ गई है कि दोनों समुदाय बैठ के साथ में भोजन करने लगे। इतना क्लियर कर दीजिए कि ये आरएसएस मणिपुर में जो आपने बताया काम कर रही है, ये वहां के लोकल स्वयंसेवक ही होंगे ना? लोकल स्वयंसेवक है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ भेजे गए हैं वहां पर, और साथ में भोजन शुरू कर दिया दोनों समुदाय ने। बहुत काम नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, केवल मणिपुर के लोग ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, त्रिपुरा में, वहां पर भी बहुत लोग, और लंबे समय से, मतलब पिछले 50 साल में संघ ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम किया और साथ में बैठ के भोजन करा दिया। काम का प्रभाव है कि पूर्वोत्तर का बड़ा इलाका अब शांति में है, विवादग्रस्त नहीं है। अगर क्रेडिट आप संघ को दे रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयं उसकी एक बड़ी वजह है संघ, बड़ी वजह है, मतलब ऐसा नहीं है सरकार, उसकी एक बड़ी वजह अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी वजह यह है कि संघ ने बरसों से जो काम किया और उसकी चर्चा बड़ी कम होती है। संघ के जाने कितने प्रचारक, विस्तारक, संगठन मंत्री इसमें स्वाहा हो गए, उनकी बलि चढ़ गई, मार दिया गया, हत्याएं हो गई, और संघ के प्रचारकों ने वहां की भाषा, वहां की बोली सीखी। और जो ये मणिपुर का झगड़ा है, क्योंकि मैं भी उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, बाकायदा संघ ने प्रयास किया कि उन लोगों की बात दिल्ली में सुनी जाए, बाकायदा उनके प्रतिनिधि मंडलों को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उनकी बात रखना हो, उनका कौन सा पक्ष है, कहां क्या झगड़ा है, वो सब भी संघ ने किया। संघ के बड़े अधिकारी उस दौरान भी वहां रहे। और मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए बहुत कठिन मसला है, पूर्वोत्तर इतना आसान नहीं है, और जाहिर है कि हमसे तो बहुत ज्यादा विजय जी वहां गए होंगे, देखे होंगे, हम तो बहुत नहीं गए हैं, लेकिन जो पढ़ते समझ में आया, आजादी के बाद से जिस तरह से छोटे छोटे कबीले, छोटी छोटी जनजातियां, आप छोटी करें तो छोटी मतलब दूसरा संदर्भ में लीजिए, मतलब उनकी संख्या ऐसे नंबर के लिए, नंबर गेम, तो उसकी वजह से उनके क्लैशेज बहुत हैं। और चूंकि जब पूर्वोत्तर बटा तो एक ही राज्य से तो कट 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 पता चला गया, सबके जमीन विवाद थे और सबको टाल दिया गया, सबको कहा गया ठीक है भाई कुछ दिन बात करेंगे, कुछ दिन बात करेंगे। अब उसकी वजह से क्या है कि कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां इस तरह के विवाद न हो। अब आप उस पे एक एक करके काम करते हुए दिख रहे हैं, और आप त्रिपुरा में देख लीजिए, आप असम में देख लीजिए, आप अरुणाचल में देख लीजिए, आप मेघालय में देख लीजिए, नागालैंड में देख लीजिए, ये मतलब बहुत अच्छा है। मणिपुर एक काला धब्बा है, लेकिन इसी सरकार के कार्यकाल में उन सारी जनजातियों के बीच में सामंजस्य, संतुलन बैठा है, यह भी देश को पता होना चाहिए। चलिए म्यूजियम ने राहुल गांधी की बात की और इसमें पूर्वोत्तर में आरएसएस का भी जिक्र हो गया। अब जरा अगली खबर में बढ़ता हूं। मैं आपसे कहा कि इस बार लग रहा है कि भाजपा के नेता कुछ देर से जाग रहे हैं। क्यों? 4 जून को नतीजे आए तो सबके लिए ये अप्रत्याशित से थे, मैं कहूँगा हमारे लिए भी थे, क्योंकि हमारे लिए भी जिन लोगों ने पोल किया था यही बताया था कि यार ये 350 सीटें आई 240। तो चलिए हम तो रोजाना की खबरों पर चलते हैं, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना वाली बात है, तो हमें तो वो हमारे लिए वो भी खबर थी, तो हम तो उसी पे चल रहे थे। लेकिन बीजेपी के नेताओं को शायद टाइम लगा इसमें रिएक्ट करने में कि भाई नहीं, ये विपक्ष ने कहा तुरंत ये हमारी मॉरल विक्ट्री है, तभी आपको राहुल गांधी ऐसे दिखाई दे रहा ना। राहुल गांधी को एलओपी का पद मिल गया, इसीलिए मिल गया ना कि उनके नंबर बढ़ गए, बीजेपी के नंबर डाउन हो गए।
अब ये अब उस लगता है उस शॉक से धीरे धीरे पार्टी उबर गई है पूरी तरीके से। और अब ये जो विपक्ष ने इतने दिनों में, पिछला क्या सर, एक महीना भर हो गया ना, महीने भर से ऊपर हो गया, जो वो देश में ये मैसेजिंग की गई कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, नरेंद्र मोदी की विजय रथ की स्पीड हमने कम कर दी, अगर पूरी तरह से नहीं भी रोक पाए तो ये मैसेज उन्होंने पूरे देश में दिया। अब बीजेपी उसको काउंटर करने पर आ गई। नहीं, मनमोहन सिंह 2009, और वो जीत मनमोहन सिंह की नहीं थी, वो यूपीए की जीत थी 2000 कितने में, 2004 में 145 2004 145 और 206 2009। तो अब जब 145 पर आप जीतते हो तो बहुत बड़ी जीत हो जाती है। जब दूसरी बार 2009 में मनमोहन सिंह की लीडरशिप में 206 सीट आती है कांग्रेस पार्टी को, तो आप कहते हैं सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, दोबारा आ लिया है। और यहां एक आदमी 240 लेकर के आ रहा है, उसे आप कह रहे हो तो हार गया, ये तो कमजोर हो गया है। तो इस पर अब बीजेपी काउंटर करना शुरू कर दी है। तो इस पर आपका टेक क्या है विजय जी? नहीं, दोनों बातें ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा शौक तो लगा ही है। यदि आप ये माने कि कोई शौक नहीं हुआ है तो ये भी गलत होगा। उनको शौक लगा और उस शौक से निकलना, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कम से कम भारतीय जनता पार्टी में कि वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे 240 पर। ये तो देर से क्यों जाग रहे हैं? नहीं, देर से मैंने नहीं, इसलिए कहा कि अब ये एक बार शौक में आने के बाद उसको संभलना भी तो होता है ना, कि समझ में आए बात। और फिर उस पर क्या हुआ कि विपक्ष ने, जो खासतौर से कांग्रेस, और ने एक बड़ा बाउंसर फेंक दिया कि भाई ये मोरल डिफीट है, तो वो उससे निकलने में भी उनको लगा। तो ये हमने चर्चा, आप क्योंकि ये चर्चा सोशल मीडिया पे इतने पिछले दिनों में खूब देख रहे होंगे, अब ये काउंटर आ रहा है, काउंटर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से। हाँ, तो वो ठीक है। और जो बात 2004 की, 2009 की वो भी ठीक बात है कि वहां पर, ये तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी तो 145 और 206 पर अगले बार बने हैं। लेकिन आपको उनकी मॉरल, उनकी जो आज जो आप कह रहे हैं जिप वाला जो हो रहा है, उसकी वजह क्या है कि आप कहाँ से कहाँ जीतते हैं। जैसे कोई गरीब घर है, उसमें कोई बच्चा पढ़ लेता, आपने देखा होगा कि पहले गांव में कोई ने मैट्रिक भी कर ली तो लोग माला पहनाकर घुमा करते थे, ठीक है ना। अब आज पीएचडी कर लेते हैं तो आप नौकरी नहीं देते उसको। तो फर्क वहाँ से भी आ रहा है। जैसे 1984 और 1989 को देखिए, बीजेपी 2 पर आई, 1989 में 85 पर आई, तो क्या हाल, क्या पूरा बूम हो गया। तो आप कहां से ट्रेजेक्टरी देखनी चाहिए, ट्रेजेक्टरी देखनी चाहिए कि भाई मनमोहन सिंह या कांग्रेस जो है वो 145 से 206 गई, हाँ। और यहाँ ये 303 से 240 है। नहीं, वो उसका, उनको परेशानी उससे नहीं है। उनका सवाल ये 52 से 99 पर आ गए, वो एक ट्रेजेक्टरी उनको बड़ी लगती है कि ये डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो एक जीत का वो है, और उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं वो कि 303 से आप 240 पर आ गए, तो उसका, लेकिन वो उनको 52 से 99 पर आना। इसी के साथ जो विजय जी ने कहा, अभी आज ही एक भाजपा के ही नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने अच्छा संदर्भ दिया। कई घर में कमाई और खर्चा अगर 2 लाख 3 लाख महीने वाला हो और अचानक को 1.5 लाख करना पड़ जाए तो संकट तो है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप गरीब हो गए, गरीब नहीं हुए, आप कोई बिलो पॉवर्टी लाइन थोड़ी ना आ गए। आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, लेकिन अचानक आपका जो था तो कहां 282, 303 और 240। लेकिन ये सच है कि अब इसको मतलब किसी भी तरह से देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो, जिसको कहते हैं ना कि मोदी वोट था, वो इंटैक्ट है। आप इस चीज को समझिए। चाहे आप जहां देखेंगे, चाहे आप नेशनल लेवल पर कहेंगे तो 36 पॉइंट समथिंग है, 37.5 था, लगभग वही वोट है। और एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो 60 लाख बढ़ गया। आप उत्तर प्रदेश में देखें तो 42 पॉइंट समथिंग था 2014 में, अभी आप 41 पॉइंट समथिंग है, लगभग वहीं खड़े हैं, एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ गया। 50% था सर, साढ़े। लेकिन अब मैं आ रहा हूं 2019 में एकदम आमने सामने की लड़ाई थी, और उस आमने सामने की लड़ाई में एक बड़ा वर्ग था जिसको ये लगता था कि नहीं, इस पाले में खड़ा रहना चाहिए। उसी वाले का बस भरोसा जितना है, वो वाला वर्ग जो है ना, वो इस बार थोड़ा सा इधर चला गया। और मैं फिर कह रहा हूं, ये होगा, ये जब भी राजनीति में अगर कांग्रेस इतनी बड़ी हो जाती तो उसके सामने सब इकट्ठा होते। ये लड़ाई तो बीजेपी को ये समझना पड़ेगा। देखिए ये बात हमने 50% वाली ही लड़ाई करनी पड़ेगी। ये बात अब अभी आज इसलिए हो रही है कि सो कॉल्ड मॉरल विक्ट्री वाले, जिनको आया 132 232 वाले, यानी इंडिया गठबंधन वाले या कांग्रेस 99 वाले, वो तो घूम रहे हैं बम 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 बम, ठीक है। और ये जिसको 240 है वो घर बैठा है, वो अभी तक जो है ये, मैं यहाँ क्या हो गया मेरे साथ, यहाँ क्या हो गया मेरे साथ, हरे राम क्या हो गया। ये कम तो उन्हीं का हुआ है ना, उन्हीं का हुआ ना। आप इसको समझिए। अच्छा, आप कल्पना कीजिए, 5 लोग आते थे, 5 घर के समाजवादी पार्टी के, आज 37 आ गए हैं। हाँ, तो उनको आप सोचिए ना, 6 टाइम बूम तो है ही ना। कांग्रेस का एक अकेला, आज 6 लोग आ गए। मतलब यूपी से बात कर रहा हूं, तो देश में भी। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है उसी के लिए सबसे बड़ी चिंता है।
क्योंकि 15 साल भी तो हो जाएंगे ना, भारत की राजनीति इतनी आसान थोड़ी ना। समझिए, इंडियन टीवी है वो दूसरे नंबर पर, पहले नंबर का चैनल है, उसमें 1 पॉइंट बढ़ गई टीआरपी, तो आप उतना खुश नहीं होते, लेकिन जो 10 के नीचे था, हाँ, वो अगर चढ़ के आ 10 गया। में आ गया, तो उसका तो वो इसी में जो है सर, अयोध्या वाला भी काउंटर ढूंढना पड़ रहा है इनको, बीजेपी वालों को, कि भाई अयोध्या, राहुल गांधी ने कहा हमने अयोध्या में हरा दिया, अडवाणी जी के मूवमेंट को हरा दिया। अब ये बता रहे हैं सबको कि देखो भाई, वो एक तो फैजाबाद है, अयोध्या नहीं है। ये तो और उसमें जो अयोध्या असेंबली सेगमेंट है वो हम जीते हैं। ये तो कोई लॉजिक अब ये भी बता रहे हैं, कह रहे ये तो सीट हमारी कभी थी वही कल मैंने कहा, नहीं, ये तो अभी हम पिछले 2 चुनाव से जीत रहे थे, वरना हम कहाँ अयोध्या जीतते थे। नहीं, देखिए, फैजाबाद का हार का दर्द तो भारतीय जनता पार्टी को और सभी कार्यकर्ता को, लेकिन राहुल गांधी का ये कह देना कि हमने लाल कृष्ण आडवाणी के अयोध्या मूवमेंट को हरा दिया है, राम जन्मभूमि के मूवमेंट को हरा दिया, मुझे लगता है सरासर गलत और भ्रामक जानकारी है। अयोध्या का मूवमेंट तो जीत चुका है, मंदिर बन चुका है वहां पर, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गया, उसके बाद वहां मंदिर बन चुका है। अब वो मंदिर वहां बना रहेगा, सरकार किसी की भी आए। मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन ये देखिए 2004 और 2019 की अगर बात करें तो सीटों में भारतीय जनता पार्टी की 138 थी, उनकी 145 थी। 2009 की अगर बात करेंगे तो 206 थी और 159 थी। लेकिन 2014 और 2019 का जो परिणाम देखेंगे वो बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क था। कांग्रेस की 42 सीटें और भारतीय जनता पार्टी की 282, फिर कांग्रेस की 52 सीटें, भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें। तो और जो चुनाव प्रचार अभियान तक ये लग रहा था कि कांग्रेस विपक्ष का नेता बनने के लायक स्थिति में नहीं आने वाली है, कांग्रेस 50-55 सीटों में सिमट जाएगी और पूरा विपक्ष 100 के अंदर सिमट जाएगा। उस हिसाब से अगर विपक्ष को सीटें मिलती है, कांग्रेस को मिलती है, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे दुखदाई जो रहा है वो उत्तर प्रदेश का परिणाम रहा है। भले ही 240 सीटें आ गई है, भारतीय जनता पार्टी को लंबा समय लगा इस दर्द से उभरने में और इस परिणाम से कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 37 सीट ले जाते हैं और मोदी योगी के बाद भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आकर टिक जाती है। तो मुझे लग रहा है इसमें समय लगा है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर अब इससे उभर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी अब भविष्य के लिए आगे चुनाव की तैयारी कर रहा है। ये एक झटका था, अब भारतीय जनता पार्टी इससे निकल रही है बाहर।